तैनात करने का फैसला किया है। और अमेरिका ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि चीन ने इस इलाके में उत्पात मचा रखा है। चीन न सिर्फ भारत को धमका रहा है बल्कि वो इस इलाके के बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसलिए हम अमेरिका के इस अभूतपूर्व कदम का विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि अमेरिका चीन की घेराबंदी कैसे करेगा। और साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस समय अमेरिका जैसे देश की क्या भूमिका होगी, और अगर अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा तो फिर ऐसे कौन से देश होंगे जो कि चीन का साथ दे सकते हैं। ऐसे में रशिया क्या करेगा। इसके साथ ही आज हम आपको तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति से भी मिलवाएंगे जो तिब्बत में चीन के अत्याचारों की कहानी आज खुद आप सबको बताएंगे। इसके बाद हम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। कल से बहुत सारे छात्र और उनके अभिभावक हमें यह लिख रहे हैं कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का जो फैसला किया है उस पर अमल कैसे होगा और इन छात्रों का भविष्य अब क्या होगा। इसलिए आज इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक हैशटैग नोट कर लीजिए, #पेरेंट्समिनिस्टरमीट। इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं और मंत्री जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। यह सवाल जब हमारे पास आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जब वो हमारे साथ लाइव होंगे तो मैं आपके सवाल उनसे पूछ सकूं। और आखिर में हम गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे जिसकी डोनर लिस्ट में ना सिर्फ देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के नाम हैं बल्कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी संस्थाओं ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के रूप में पैसा दिया। यहां तक कि उस समय की सरकार के कई बड़े मंत्रालय भी गांधी परिवार की इसी संस्था को नियमित रूप से दान के रूप में पैसा दिया करते थे। इसलिए आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस जनता के पैसे से एक परिवार की संस्था को चला रही थी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने चीन को फिर कहा है कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि चीन को इस तरह के दावे से कुछ नहीं हासिल होगा। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में रुकावट डालना बंद करे। चीन से द्विपक्षीय रिश्तों की चर्चा करते हुए भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि जमीन पर हालात बदलने की चीन की कोशिश आपसी संबंधों पर असर डाल सकती है। बड़ा सैन्य फैसला लेते हुए एशिया में अपनी सेनाएं तैनात करने का ऐलान किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन भारत समेत कई पड़ोसी देशों के लिए खतरा है और अमेरिका चीन की सेना की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिकी सेना की उचित तैनाती कर रहा है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time. ब्रसेल्स फोरम 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए माइक पोम्पियो ने चीन को गलवान विवाद के लिए जिम्मेदार बताया। पोम्पियो ने कहा, चीन की सेना ने भारत से सीमा विवाद बढ़ाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति लोपसांग सांगे ने चीन की सेना की ज्यादतियों पर बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति लोपसांग सांगे ने कहा है कि चीन के सैनिक बौद्धों को खत्म कर रहे हैं। पीएलए तिब्बत के 98% मठ बर्बाद कर चुकी है और अब तक 10 लाख तिब्बतियों का नरसंहार किया जा चुका है। एक मंक आके परम पावन दलाई लामा जी का नाम पुकार तो उनको गिरफ्तार करके जेल में ले डाल देते हैं और टॉर्चर करते हैं। लोपसांग सांगे ने यह भी बताया कि चीन के सैनिक तिब्बत में महिलाओं से बलात्कार करते हैं और अत्याचार के कारण तिब्बत के युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर देगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। छात्रों और अभिभावकों को जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि 12वीं के छात्रों को यह विकल्प भी दिया गया है कि अगर कोई छात्र सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा में लिखने का अवसर भी मिलेगा।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक अंक का फॉर्मूला जारी किया है। जिन छात्रों के 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं, उन्हें बेस्ट 3 के औसत के आधार पर बचे हुए विषय में नंबर मिलेंगे। जिन छात्रों ने 3 ही पेपर दिए हों, उन्हें बेस्ट 2 की औसत पर नंबर दिए जाएंगे। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपने लद्दाख दौरे की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद हालात के बारे में बताया। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को एलएसी पर भारत की डिफेंसिव पोजीशन की मजबूती की जानकारी दी। जनरल नरवणे ने साथ ही ये भी बताया कि अगर चीन के साथ गतिरोध लंबा चलता है तो क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। रक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी भी दी गई कि चीन किन इलाकों में आगे बढ़ने और एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश कर सकता है। सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ उठाए गए कदमों के बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया गया। सेना अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को यह भी बताया कि भारत और चीन एलएसी पर सैनिकों को धीरे धीरे पीछे कैसे हटाएंगे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ईस्टर्न लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए थे और उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया। अपने लद्दाख दौरे पर जनरल नरवणे ने सेना के कमांडरों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लाभार्थियों से बात भी की। आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। अच्छा देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कोरोना की आपदा को अवसर में बदला, उससे दूसरे राज्य भी सीखेंगे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 20वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में डीजल के बाद अब पेट्रोल की कीमत भी आज 80 रुपए के पार पहुंच गई। डीजल की कीमत 17 पैसे बढ़कर 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 21 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 13 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल 78 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम बढ़कर 86 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से कई राज्यों की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, जिसकी वजह से तेल और महंगा हो गया है। देश में 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लागू रहेगी, यानी 15 जुलाई तक भारत से दूसरे देशों में विमान ना तो जाएंगे ना आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से बंद है। रेलवे ने भी 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला किया है। इस दौरान स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। जिन लोगों ने 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच के टिकट बुक कराए थे, रेलवे उन्हें 100% रिफंड देगा। आज सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सब जानते हैं डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम और आप परिवार के साथ हर रोज रात 9 बजे मिलते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको खबरें भी दिखाएं, लेकिन ऐसी खबरें दिखाएं जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध होता है। इसलिए आज हमारे साथ लगभग 9:40 पर देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। देश के छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए हम उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर आप इस दौरान उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप #ParentsMinisterMeet पर ट्वीट कर सकते हैं। खास तौर पर वो छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं, या फिर वो छात्र जो ये जानना चाहते हैं कि अब आगे शिक्षा का भविष्य इस देश में क्या होने वाला है, शिक्षा को लेकर सरकार की क्या नई नीतियां हैं। किसी भी देश के चरित्र के बारे में इस बात से पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं, और इस बात से भी कि वहां के लोग सिर्फ शिकायतें करने में रुचि रखते हैं या फिर वो समाधान का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। आपसे भी आज यही सवाल है।
आप सिर्फ शिकायतें करना चाहते हैं हर रोज, या फिर समाधान भी ढूंढना चाहते हैं? आज हम आपको 2 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो हमारे देश के असली चरित्र को बयां करते हैं। पहले आप भारत और चीन की सीमा पर तैनात होने जा रहे हमारे देश के एक बहादुर सैनिक का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कब का है, कहां का है और किस सैनिक का है, यानी सैनिक का नाम क्या है, ये हम आपको सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना चाहते। लेकिन ये सैनिक इसमें जो बातें कह रहा है उसे सुनकर लगता है कि ये हाल ही का वीडियो है। आप समझ जाएंगे, ताजा वीडियो है। पहले आप इस सैनिक की बातें सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इसकी बातें, और फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन, कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है। फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय। ये सैनिक परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, डरा हुआ नहीं है, बहुत खुश है। जहां भी जा रहा है बहुत मुश्किल जगह पर जा रहा है, चीनियों का सामना करने के लिए जा रहा है, खुश है, बहादुरी से स्थिति का सामना कर रहा है। लेकिन आपसे कुछ उम्मीदें रखता है, आपसे कुछ कह रहा है, आपसे यह कह रहा है कि आप भी अपने घर में बैठकर कम से कम अपनी देश की सेना का मनोबल तो ऊंचा रख ही सकते हैं। उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर अपनी उंगलियां भर हिलाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी वहां जाकर इनके साथ काम कीजिए, अपनी जान खतरे में डाल दीजिए। आप रहिए अपने घर में, सुखी रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा, 2 दिन अपने पारिवारिक समय बिताइए, दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए। आपने देखा कि ये सैनिक कैसे शिकायत करने के बजाय बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी बात आपसे कह रहा है, और मुस्कुराते हुए ही देशवासियों से चीन के बहिष्कार की अपील कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग तो शायद ये कमी निकालने लगेंगे इस वीडियो में कि इस सैनिक को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। क्या हमारे सैनिकों को ऐसी बात करने की इजाजत है? सबसे पहला सवाल आप में से बहुत सारे लोगों को के मन में यही आएगा कि ये सैनिक तो प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, सैनिकों को तो चुप रहना चाहिए, अपने मन की बात किसी से करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस सैनिक का ये वीडियो, ये भी आप जान लीजिए, कोई वायरल नहीं करेगा, कोई इस सैनिक को अपने कंधे पर, अपने सिर पर चढ़ाकर नहीं रखेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई इसे नए भारत का पोस्टर बॉय नहीं बनाएगा, और कोई इसकी अपील को गंभीरता से भी शायद नहीं लेगा। और यहां तक कि कुछ लोग कहेंगे कि सैनिकों को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, इस तरह के वीडियो बनाकर संदेश नहीं देने चाहिए। इसके विपरीत अब आपको एक और वीडियो हम याद दिलाना चाहते हैं। जो लोग ये सारी बातें अभी सोच रहे थे, अब उन्हें हम 2017 में लेकर जाना चाहते हैं, जब बीएसएफ के एक जवान तेज बहादुर यादव को, आपका वो वीडियो आपको याद होगा उनका, जिसमें वो सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं और सैनिकों को मिलने वाले खाने के बारे में शिकायत कर रहा था। यह आरोप लगा रहे थे वो कि सैनिकों को अच्छा खाना नहीं मिलता। बाद में तेज बहादुर यादव को बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनके सारे आरोप गलत पाए गए थे। लेकिन मोर्चे पर तैनात होकर शिकायतें करने वाला यह सैनिक उस समय हमारे देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं का पोस्टर बॉय बन गया था। आप याद कीजिए तेज बहादुर के इस वीडियो को कितना वायरल किया गया था। यह घर घर में फेसबुक पर चला गया था, व्हाट्सएप पर चला गया था, और लोगों ने इस सैनिक को अपने कंधों पर बिठा लिया था, इसकी हिम्मत की दाद दी थी और कहा था कि वाह, अगर सैनिक हो तो ऐसा हिम्मत वाला सैनिक हो। और इसी सैनिक को नरेंद्र मोदी को हराने में सक्षम चेहरे के तौर पर प्रमोट किया गया था। आपको याद होगा, आपको तेज बहादुर का यह 3 साल पुराना वीडियो आज देखना चाहिए और फिर हम भारत के इस चरित्र का विश्लेषण करेंगे।
ये सब की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु, अरे फिर मर जाएंगे खाना खा के। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर कुछ। इस वीडियो पर हमारे देश के एक वर्ग ने बड़ी तालियां बजाई थी और इस सैनिक की हिम्मत की दाद दी थी। हमारे देश के विशेष विचारधारा वाले लोगों ने तेज बहादुर के चरित्र पर लगे दागों की परवाह नहीं की और इन दागों को अच्छा मानते हुए उसे सत्ता विरोध का चेहरा बना दिया। लोगों ने तेज बहादुर के तमाम वीडियोस को खूब शेयर किया, सेना और सरकार पर सवाल उठाए, उन्हें जमकर कोसा और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने तेज बहादुर को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का टिकट तक दे दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन तब खारिज कर दिया था और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन नेताओं ने तेज बहादुर का साथ नहीं छोड़ा और फिर वर्ष 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे जननायक जनता पार्टी की तरफ से फिर से टिकट दिया गया और तेज बहादुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर बुरी तरह से वो हार भी गए। तेज बहादुर को हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो प्रसिद्धि दिलाई वो हमारे देश के असली चरित्र को बयान करती है। जबकि एक बहादुर सैनिक जब अपने दिल की बात कहता है और देशवासियों के साथ अपना साथ देने की अपील करता है तो उसे कोई ऐसी लोकप्रियता नहीं दिलाना चाहता, बल्कि लोग नसीहत देते हैं कि सैनिकों को सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और ये विरोधाभास ही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है और जब दुश्मन को इस विरोधाभास का पता चलता है तो वो खुशी खुशी भारत को तोड़ने के सपने देखने लगता है। तो आज इन 2 वीडियोस के बारे में आप सोचिएगा। अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना से भारत निपट लेगा, लेकिन अब यह दुनिया को सोचना है कि अगर चीन इसी तरह की उग्र हरकतें दूसरे देशों के साथ भी करता रहा तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा। क्या चीन सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है? क्या चीन को रोकना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है? आज भारत की बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और दुनिया यह स्वीकार कर रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना यानी पीएलए दुनिया के लिए अब एक खतरा बन चुकी है। इसे आप तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी मान सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच पहली बार अमेरिका ने यह खुलकर कह दिया है कि चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी खतरे में हैं। और इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका यूरोप से अपने सैनिक कम करके इन सैनिकों को अब एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के इस प्लान के बारे में दुनिया को तब पता चला जब अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिक हटाने की वजह बताई। जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस नक्शे में। अमेरिका ने यूरोप में अपनी ये सैन्य ताकत रशिया के खतरे से निपटने के लिए वर्षों से लगा रखी है, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा रशिया से हटकर चीन की तरफ आ गया है और वहां की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी अब दुनिया के लिए एक खतरा है। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या को 52,000 से कम करके सिर्फ 25,000 कर देगा और इनमें से 9,000 सैनिक अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आसपास तैनात करेगा। अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा आजकल कर रहा है और उन्हें उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि ये सैनिक जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला कर सकें। अमेरिका इस बात को मान रहा है कि यह बहुत बड़ी चुनौती का वक्त है और इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी यह है कि सभी सैन्य संसाधन सही जगह पर मौजूद हों। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका उन रणनीतिक जगहों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा जहां से चीन को घेरा जा सकता है। यह भारत के लिए एक बहुत शुभ समाचार है। यह चीन के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि उसकी हरकतों पर अब दुनिया चुप नहीं बैठेगी और अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे पहले आगे निकलकर यह पहल की है। और अगर भारत और चीन के बीच कभी युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका अब ऐसा लगता है कि खुलकर भारत का साथ देगा, यानी यह मोर्चा अब खुल गया है। लेकिन यह वो हालात होंगे जिसमें किसी तीसरी ताकत के आने से विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है।
जिसमें एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश होंगे, तो भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे जो खुलकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसमें रशिया जैसे देशों के लिए एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो भारत जैसे पुराने दोस्त को चुने या फिर चीन जैसे नए देश को जो पिछले कुछ वक्त से रशिया की बड़ी जरूरत बन गया है, क्योंकि चीन के पास पैसा है, चीन के पास संसाधन है और रशिया को इस समय पैसे की जरूरत है। तो एक तरफ रशिया की अगर हम बात करें तो एक तरफ पुरानी दोस्ती है और दूसरे तरफ पैसे वाली दोस्ती है। तो रशिया से जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो ये कि ज्यादा से ज्यादा रशिया ये करेगा कि वो न्यूट्रल रहेगा। अगर रशिया ने इतना भी कर दिया कि ना वो चीन का साथ दे खुलकर और ना भारत का दे, तो भी हम ये मानेंगे कि रशिया ने हमारा ही साथ दिया एक तरीके से। लेकिन अगर रशिया ने अपना झुकाव चीन की तरफ कर लिया, तब भारत के साथ एक तरीके का धोखा होगा। तो इसलिए भारत को भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर रशिया न्यूट्रल रहता है तो भी भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आए ही क्यों? क्योंकि दुनिया एकजुट होकर चीन से कभी जवाब नहीं मांगती, इसलिए आज स्थिति ऐसी बन गई है। जबकि जमीन की भूख में चीन का विस्तारवादी चेहरा पूरी दुनिया इस समय देख रही है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी भी पक्ष की तरफ से एक गोली ना चले और ये जो युद्ध जैसी स्थिति अभी दिख रही है ये किसी तरीके से टल जाए। फिर चाहे वो भारत के साथ लद्दाख में टकराव का मामला हो, ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने की बात हो, हांगकांग में अपने खिलाफ आवाज को कुचलने की बात हो, जापान के साथ पुराने मुद्दे पर नए सिरे से टकराव की बात हो, या फिर दक्षिण चीन सागर में अपना अधिकार जमाने के लिए दूसरे देशों को डराने धमकाने की बात हो, ये पूरा क्षेत्र इस समय चीन से परेशान है और अब पूरी दुनिया को यह देखना है कि चीन का सामना कैसे करना है। आक्रामक रवैये वाले इस चीन की घेराबंदी कैसे की जा सकती है, इसे हम आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले आप अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सुनिए, जिसमें वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सेना के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका की नई रणनीति के बारे में दुनिया को बता रहे हैं कैमरे पर। This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. In both places, I listened to a lot of feedback about the Chinese Communist Party, and I laid out a series of facts. I talked about the People's Liberation Army's provocative military actions. They include its continued aggression in the South China Sea, deadly border confrontations in India. चीन की विस्तारवादी नीतियों और सैन्य गतिविधियों को अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया के लिए वैसा ही संकट पैदा हो जाएगा जैसा संकट हिटलर के जमाने में बन गया था, और फिर दुनिया ने इसका नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखा था और फिर पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा था। इसलिए चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना अब बहुत जरूरी हो गया है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह की सैन्य नीति के संकेत दिए हैं, उससे यह साफ है कि चीन को उसके ही पड़ोस में घेरा जाएगा। चीन की यह घेराबंदी किस तरह से होगी, इसे अब हम आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चीन की असली घेराबंदी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ही होगी। अमेरिका ने इस इलाके में खास तौर पर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों का नाम लिया है। ये वो देश हैं जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद चल रहा है और चीन इन देशों को आए दिन अपनी ताकत दिखाकर धमकाता रहता है। इसमें फिलीपींस के साथ अमेरिका का वर्ष 1988 से समझौता है, जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों को फिलीपींस में बिना किसी रुकावट के एंट्री मिलती है। वियतनाम में अमेरिका के पुराने सैन्य अड्डे रहे हैं जो बाद में हट गए, लेकिन चीन के खतरे के बीच वियतनाम फिर से अमेरिका के करीब आ गया है और उसे अपने समुद्री तटों की रक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना से अब सहयोग मिल रहा है। ये दो देश पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका के सैनिकों को अपने यहां रखने के लिए।
इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ भी अमेरिका का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिंगापुर के साथ अमेरिका का 2035 तक समझौता है कि अमेरिकी सेना सिंगापुर के एयर और नेवल बेस इस्तेमाल कर सकती है, और अगर इन देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और बढ़ गई तो फिर किसी बड़े टकराव की स्थिति में चीन के खिलाफ इस इलाके में एक मजबूत घेराबंदी हो सकती है। चीन इस इलाके के साथ साथ पूर्वी चीन सागर के इलाके में भी कुछ वक्त से बहुत आक्रामक हो गया है। ताइवान के खिलाफ चीन ने खुलेआम सैन्य आक्रमण की धमकी दी थी और अपने लड़ाकू विमान भी वहां भेज दिए थे, जिन्हें ताइवान ने बाद में भगा दिया। लेकिन यहां से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। ताइवान में अमेरिकी सेना का कोई स्थायी बेस तो नहीं है, लेकिन यहां अमेरिकी सेना अक्सर ट्रेनिंग और गश्त के लिए आती जाती रहती है। इस वक्त भी ताइवान के करीब अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं ताइवान के पास। उधर एशिया पैसिफिक इलाके में चीन और उसके दोस्त उत्तर कोरिया से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिका के सैन्य अड्डे पहले से ही मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना के 28,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के करीब 15 छोटे बड़े सैन्य अड्डे भी हैं। जापान में अमेरिका के करीब 23 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं और यहां पर 54,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जापान में ही अमेरिकी नौसेना का 7वां सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें करीब 50 युद्धपोत और 20,000 नौसैनिक हर समय तैयार रहते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ही गुआम में अमेरिका के करीब 5,000 सैनिक स्थायी रूप से तैनात हैं। गुआम रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा सा द्वीप है, जहां अमेरिकी वायुसेना का भी एक बेस है। तो चीन का असली चेहरा क्या है, ये तो सब जानते हैं, और धीरे धीरे अब चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। और अब आने वाले समय में जो हमें देखना है वो ये है कि दुनिया के कितने देश मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं चीन के खिलाफ, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और चीन की जो गलतफहमी है कि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया है और उसे रोकने के लिए अब कोई नहीं बचा, ये गलतफहमी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। आज हम आपको चीन के अत्याचारों की एक बहुत दर्दनाक कहानी भी सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, और हम आपको यह बताएंगे कि जो लोग चीन की विस्तारवादी नीतियों का शिकार होते हैं उनके साथ कैसा सुलूक होता है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद वहां के लोगों के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सेना ने पिछले 61 वर्षों में जिस तरह के अत्याचार किए हैं, आज हम आपको उसकी सबसे सच्ची और सबसे बड़ी गवाही सुनाएंगे। जी न्यूज की टीम लगातार लद्दाख से रिपोर्टिंग कर रही है और इस रिपोर्टिंग में हम उस गांव तक भी पहुंचे हैं जहां तिब्बत से भागकर आए शरणार्थी वर्षों से रह रहे हैं। लद्दाख में मौजूद तिब्बत के इन लोगों ने बताया कि पहले चीन ने तिब्बत के लोगों को राशन और पैसा दिया और फिर उनकी जमीन हड़प ली, उनकी संस्कृति, पूजा पद्धति और धर्म को नष्ट करने में पूरा जोर लगा दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वैसे भी धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करती है, इसलिए उसे तिब्बत का धार्मिक रूप कभी भी पसंद नहीं आया। वहां पर लामाओं को जान से मार दिया गया, नागरिकों को पूजा करने से रोका गया, बौद्ध मठों को तोड़ दिया गया। चीन के सैनिकों ने तिब्बती महिलाओं के साथ बलात्कार किए और जो भी लोग विरोध करते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इन अत्याचारों की वजह से तिब्बत के लाखों लोग वहां से भाग गए और भारत में आकर बसने पर मजबूर हो गए। ये लोग आज भी वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं, लद्दाख के इलाकों में रह रहे हैं। आज हमने तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे से बातचीत की है, जिन्होंने हमें यह बताया कि कैसे आज भी चीन और वहां की सेना तिब्बत में अत्याचार कर रही है। इसलिए अब आपको तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति की और वहां से आए शरणार्थियों की यह दर्द भरी कहानी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। शायद टीवी पर पहली बार आप इस कहानी को आज देखेंगे। हमारे मिनरल्स के पीछे जा रहे हैं, हमारा गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, लिथियम जो है सब हमारे चीन का प्रोडक्ट्स जो है, उसमें बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी है, वो 70% ऑफ लिथियम आते हैं तिब्बत से। अब ये सारा रास्ता हमारा मिनरल्स को लूट रहा है और जितने भी जंगल है उसको काट रहा है। तिब्बत तो वहां बड़े बड़े नदी है, सतलज रिवर है, वो हमारा वो इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, यांगसे रिवर, सब तिब्बत से बहते हैं। सबको कब्जा करके डैम बना के हाइड्रो पावर वो
बेचते हैं, खुद को उन्नति हो रहा है, तिब्बती जनता को लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा जितने भी मोनास्ट्रीज है, ननरीज को तोड़फोड़ डालिए, 98% तोड़फोड़ डाल दिया, 99% और जितने भी भिक्षु है, भिक्षुनी है, उनको धर्म पालन करना को बंद कर दिया। ऐसा है, और प्लान तो यही है कि वो भी एक फेक दलाई लामा को निकाले और सारे तिब्बती लोग उसको विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे। वो उनका वो चाल है। ये तिब्बत की वो तस्वीरें हैं जब तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था। और उसे चीन की बुरी नजर नहीं लगी थी। ये तिब्बत की 1959 की तस्वीरें हैं जब चीन ने तिब्बत पर धोखे से कब्जा कर लिया। जब चीन का सैनिक जो पहले आया, कहा कि हम चीन से तिब्बत तक एक रास्ता बनाएंगे, रास्ता जोड़ेंगे, आपको उन्नति होंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। तिब्बती लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होंगे, फिर वो सोना भी दे रहा है। जब रास्ता बना लिया, उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया, और रास्ता से उनका टैंक्स आया और ट्रक्स आया, सारे देश को कब्जा कर दिया। ऐसे धोखा दिया हुआ है। और ये तस्वीरें तिब्बत पर चीन के अत्याचार के वो सबूत हैं जिनके जख्म आज भी हर तिब्बती के दिलो दिमाग में ताजा है। चीन ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद करीब 10 लाख तिब्बती लोगों का डेथ हो गया है, और करीब हमारा 6000 से ज्यादा जितने भी धर्म मतों है उसको तोड़ दिया है, 98% को तोड़ दिया है। 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के दौरान और उसके बाद हजारों लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, जिनमें बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी शामिल थे। वर्ष 1959 में 560 तिब्बती नागरिक भारत तिब्बत सीमा से लद्दाख पहुंचे थे। आज पूरे लद्दाख में 7500 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। तिब्बत पर चीन के अत्याचार का सच दुनिया को दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम लद्दाख के आंगलिंग गांव पहुंची। लद्दाख में तिब्बतियों के लिए बनाया गया ये आंगलिंग गांव है, और आंगलिंग गांव में लगभग 2400 तिब्बती यहां रहते हैं। और 1959 में तिब्बत से भारत में ये लोग आए थे रिफ्यूजी बनकर, क्योंकि तिब्बत में चीन का अत्याचार जारी था। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को वहां मान नहीं पा रहे थे, उनको फोर्सफुली वहां से भगाया जा रहा था, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। और इसीलिए सबसे पहले 1959 में 500 से ज्यादा की संख्या में तिब्बती लद्दाख पहुंचे डेमचौक बॉर्डर के इलाके से, और फिर धीरे धीरे इस पूरे इलाके में भारत सरकार ने तिब्बतियों को बसाने का काम किया, उनको शरण दिया। लद्दाख के आंगलिंग गांव में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों से जी न्यूज ने जब उनकी आप बीती जाननी चाहिए तो चीन के जुल्म की दर्दनाक यादें उनकी आंखों से आंसू बनकर छलकने लगी। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बड़े भावुक हो जा रहे हैं। तो आपने अपने परिवार को खो दिया, किसी तरह से आप लोग भाग कर वापस आए। मेरा मामा वगैरह, ताऊ वगैरह, ये उसी समय में 59 में मर गया था। मेरे को उस समय में पता नहीं था, मैं छोटा था। जब हम आता था, आते समय में मेरा बाप और मेरा अंकल और एक मामी वगैरह, हम लोग 4 आदमी सिक्किम की साइड से
इंडिया में भाग के आया था और मेरा माँ वही तिब्बत में रह गया था। मेरे को 10-15 महीने 10-12 साल इन्ना को आया था। फिर स्कूल को आ जाओ बोला वो चैन का, फिर स्कूल में ले जाएगा सोच करके हम लोग भाग के आया है। रात दिन पूरा भाग के आया है, 10 दिन। कोई बार पूरा वो डंडा मार के फिर ये सब बस गंदी ले करके फिर पूरा तोड़ देता है। मानते तो बहुत हजार तोड़ देना उसने। हाँ 6,000 7,000 ऐसे पूरा मार देना। यानी पूजा करने का कुछ नहीं देता है ना। पूजा करने के पूजा करेगा तो उसको क्या गंद मारता है पूरा, कैसे बहुत मारता है, पूरा बहुत आदमी मरता है, बाल में पूरा तोड़ते हैं, पूरा ये करता है ना, बहुत दुख करता है ना। लद्दाख के आंगलिंग गांव में रहने वाले हर लद्दाखी ने या तो खुद चीन का अत्याचार झेला है या उनके परिवारों ने बचने के लिए लद्दाख में शरण ली थी। इस गांव के हर शख्स के पास चीन के अत्याचार की गवाही देने वाली यादें हैं। मंदिर में पूजा करना नहीं है, पूजा की जो जरूरी नहीं, पूजा तो ये दुख देने वाला है, बोलता है जहर देने वाला है। पूजा अर्चना पूजा नहीं करना है। लामा सब नीचे उतर मंदिर में, फिर मीट इसी मंदिर के अंदर में बना दिया, इसको वो सब कुछ नीचे उतार दिया इसलिए। फिर हम लोग तो बस ये लामा कुल ऐसी कर बोलता है, मारो कपड़ा उतारो ऐसे बोलता, मीटिंग को बुला रहा है। चीनी सेना से बचकर किसी तरह लद्दाख पहुंचे तिब्बती शरणार्थी 1975 तक टेंट और कैंप लगाकर रहते थे, जिसके बाद लद्दाख के आंगलिंग, चोकलामसार और जंगथांग गांव में उनको बसाया गया। सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि भारत में बसा हर लद्दाखी यही कहता है कि जिस सीमा पर चीन दादागिरी दिखा रहा है वो LAC नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा है। तिब्बतियन वेलफेयर रिफ्यूजी मार्केट, यानी कि निर्वासित तिब्बती लोगों की मार्केट। आप अगर किसी पहाड़ी राज्य या शहर गए हों, शिमला गए हों, धर्मशाला गए हों, मैक्लोडगंज गए हों, जहां पर दलाई लामा रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पॉकेट्स में छोटे छोटे निर्वासित तिब्बियों को इस तरह की जो मार्केट है वो आपने जरूर देखी होगी। जिस वक्त चीन ने, लोग ये कहते हैं कि धोखे से तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद ये लोग अपनी जान बचा करके भागे, लेकिन इनके दिल में अब भी तिब्बत जिंदा है। भारत सरकार जो है 1959 से अभी तक जो है ना, हमारे दलाई लामा जी का यहाँ रहने का, देने का सब कुछ फ्री, जहाँ भी जाओ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाया, भारत ज्यादा कम होने की वजह से, इसलिए हम भाग के आना पड़ा। अब यहाँ भी इसलिए आया, दोबारा हम आजादी लेने के लिए आया। लद्दाख में बसे तिब्बती शरणार्थी भारत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनका सपना है कि एक बार फिर तिब्बत आजाद हो। तिब्बत में आज भी चीन का अत्याचार जारी है। चीन तिब्बत में बौद्ध धर्म का खात्मा करना चाहता है और तिब्बत पर दावा इसलिए जताता है ताकि वहां के प्राकृतिक खनिजों का दोहन कर सके। वो करना चाहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म जो है उसको एकदम बंद कर दो और तोड़ दो। अभी भी यही चल रहा है। अगर 3-4 तिब्बती लोग आंदोलन करे तो उनको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, इतना पीटता है उनका, वो जितना भी बॉडी में बोन्स होता है उसको तोड़ के ऐसे करते हैं। इसलिए 2008 में सारे तिब्बत में वहां पे आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, नेशन वाइड, ओलंपिक के खिलाफ, चीन सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ। और 2008 से अभी तक 154 टिबेटन्स ने सेल्फ इमुलेट किया, खुद के ऊपर केरोसिन डाल के शहीद हो गया है। ऐसे दुर्घटना और ऐसे गंभीर स्थिति तिब्बत में है। चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है, इसी का सबसे बड़ा शिकार तिब्बत हुआ। तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में लेकर सबसे पहले वहां की संस्कृति को मिटाया, वहां के धर्म को मिटाने की कोशिश की और वहां के लोगों पर ऐसा अत्याचार किया जिसे आज भी तिब्बत की पीढ़ी दर पीढ़ी भुला नहीं पाती है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। तो तिब्बत के निष्कासित राष्ट्रपति आज आप सबसे अपनी बात कह रहे थे, आपने सुना होगा।
और जैसा कि हमने आज आपको बताया था कि आज हम डीएनए में आपके लिए पेरेंट्स मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है और देश के लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य उनका अब कैसा होगा। इसलिए आज हमने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से खास तौर पर यह रिक्वेस्ट की कि वो आज जी न्यूज पर आएं और देश में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें। और उनसे बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले छोटा सा परिचय उनके बारे में आपको मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर निशंक वर्ष 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 75 से ज्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और शायद भारत के अकेले ऐसे नेता होंगे जिन पर इस समय शोध चल रहे हैं। इनमें से करीब 7 शोध हो चुके हैं जबकि 10 शोधों पर अभी भी काम चल रहा है। ऐसे में छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग भी उन्हीं का है और वो जानकार भी है। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप #पेरेंट्स मिनिस्टर मीट पर ट्वीट करके उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश के लाखों छात्र और उनके मां बाप की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है जो कि हमें पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो नई घोषणाएं हुई हैं, आपने परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है और 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, रोड मैप क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जो हालात हैं 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा? सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी, उसके लिए सीबीएसई ने ये सोचा था पीछे के समय कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उन परीक्षाओं को करेंगे और जो कॉपियां जो परीक्षाएं हो गई थी उसकी 1.5 करोड़ जो उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनकी जांच होनी थी, वो हम लोगों ने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ले करके और जो 3000 सेंटर थे हमारे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घरों तक उन कॉपियों को पहुंचाया। तो हमारे मन में ये था कि इस बीच हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचवा लेंगे और इधर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम इन परीक्षाओं को कर लेंगे। तो आगे हम लोग 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां लगी और क्योंकि हमारे अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लगा कि छात्र का इस समय उन केंद्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। वो छात्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि इस समय जो कुछ संभव हो सकता है उसको मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया गृह मंत्री जी से उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है,
तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। तो मैं सोचता हूं कि जो मेरे अभिभावक काफी तनाव में थे, स्वाभाविक भी है, और अध्यापक तनाव में थे, अब वो कम से कम स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई कि हम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नहीं कर रहे हैं। उसकी जो प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो आज का निर्णय है वो ये है। जी, आपने देखा होगा आमतौर पर जैसे ही 12वीं क्लास का जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद कॉलेज के जो एडमिशन्स होंगे उसके बारे में आप हमारे अभिभावकों को बताइए कि क्या वो देर से शुरू होंगे, इस बार क्या आप अपना प्रोसेस बदल देंगे, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस इस बार कॉलेजों में होने वाला है? देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम परिस्थिति के अनुरूप लगातार निर्णय भी ले रहे हैं। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी इन सब चीजों की स्थिति का मूल्यांकन और आंकलन करने के लिए यूजीसी के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई और ऐसे स्कूली शिक्षा के उसमें एनसीईआरटी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई, जो समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए वो सुझाव देते हैं और उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में भी ये जुलाई में परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे, और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50% दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन जो अंतिम है, जो फाइनल परीक्षा है, वो परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब वो परीक्षा देना है। उस परीक्षा देने के बाद ही आगे जो सत्र शुरू होगा वो सत्र आगे के लिए शुरू होगा। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि जब तक ये परीक्षाएं लगभग पूरी नहीं होती, उन सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन सबको ये अनुरोध किया गया है कि सब परीक्षाएं हो जाएंगी तो समय, प्रवेश का समय थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है, तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं? क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी, इस बारे में कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो, यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी, और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है, और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है, अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा, या नीट की जो परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं, आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे, या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है?
जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है, और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें, तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया, और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। जी डॉक्टर साहब, हमें अभी बड़ी संख्या में छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, वो सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं, और जेईई और नीट के जो इम्तिहान देने वाले हैं छात्र, उनके भी हमारे पास अभी कई सवाल आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं और उसके बाद वो सारे सवाल मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप सब लोगों को जवाब दे सकें। 5 मिनट का एक ब्रेक है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद मंत्री जी के साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। आप तब तक पेरेंट्स मिनिस्टर मीट पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। 5 मिनट का ये ब्रेक है। ना खुद का भला कर सकता है, ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा, कोई बात बताना चाहेंगे आप? Sir, strong determination towards your goal. Reason to do a particular task. यही है motive, and then second part which is action, motivation, that is action. Our desire, our needs, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action. ये दोनों का motive plus action means motivation. So that's a simple meaning of it. कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.
किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था, बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं। वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में, या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है। जब आप उसकी सीमा को लांघ आज का ये जो सेशन हमने रखा है, ये देश भर के छात्रों के लिए रखा है और उनके पेरेंट्स के लिए रखा है। और मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर पोखरियाल इस समय हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जायसवाल ने अभी हमसे एक सवाल पूछा है कि इस वर्ष स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आप जवाब दें इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। जी, अगला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो है शशांक झा, जो खुद छात्र हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इस साल 12वीं कक्षा में जाने वाले अब वो हैं, तो क्या इस साल सिलेबस कम हो जाएगा? अभी जो परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कोरोना के महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और जिस तरीके से अचानक बच्चे को घर पर ही रहना पड़ा और हम उसको ऑनलाइन लाए हैं, उस समय हम लोगों ने ये कहा था एनसीईआरटी से कि बच्चा घर पर है और बहुत दबाव और तनाव में है, कुछ ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर करे कि थोड़ा सा उसका बोझ कम हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा संशोधित किया है। ये जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ऐसी रहती हैं? अभी तो एनसीईआरटी ने जो शैक्षणिक कैलेंडर बनाए हैं वो कुछ कम ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्थिति आती है और फिर हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति के तहत हम किस तरीके से आगे उस पाठ्यक्रम को रखेंगे ये इस पर भी निर्भर होगा। तो फिलहाल तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम ही किया है, और जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उसमें निश्चित रूप में इनको पहले की अपेक्षा पाठ्यक्रम कम है। जी,
आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात की। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 12% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। उसमें भी 27% परिवार जो हैं वो शहरों में हैं और ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 5% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। तो ऐसे में जो बाकी के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना उनके पास वो सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप में, और मुझे लगता है कि चौधरी जी आप इस बात से सहमत होंगे कि न देश को पता था, न छात्र को पता था, न अध्यापक को, न हमको पता था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी और एकाएक सबको घरों में कैद होना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में शायद अभिभावक को ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमने किया और हम लोगों ने ऑनलाइन रात और दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने जुट करके और कैसे करके भी चाहे स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर लाई, ई पाठशाला पर लाई और स्वयं पर लाई, स्वयं प्रभा पर लाई, और हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंच हो सके। अभी जब सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मैं बात करता हूं कि उनकी पहुंच कहां तक हुई है, जैसे हम लोगों ने दीक्षा पोर्टल पर 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है और विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी अपने अपने पाठ्यक्रम तैयार करके उस पर डाले हुए हैं। ऐसे ही स्वयं भी हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का महत्वपूर्ण और बड़ा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मन रहा है कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और 1 क्लास और 1 चैनल होना चाहिए। जिस बात को आपने अभी चर्चा की है और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर तक के छात्र तक भी जा सके, वो भी वंचित न रहे, तो जहां दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं और स्वयं प्रभा सहित विभिन्न माध्यमों से हम उस तक जा रहे हैं। तो जिसके पास नेट नहीं है, स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, उसमें हमने स्वयं प्रभा के जो ये 32-34 चैनल हैं हमारे पास 24 घंटे चलते हैं। ये डिश टीवी पर, स्काई, टाटा स्काई पर। टेक्नोलॉजी कभी कभी साथ नहीं देती है और अचानक से हमारा संपर्क अभी टूट गया है मंत्री जी के साथ। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये संपर्क हमारा दोबारा से स्थापित हो जाए ताकि हम अगला सवाल भी उनसे पूछ सकें। और बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हैशटैग आपके सामने है, पेरेंट्स मिनिस्टर मीट। इस पर लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और अचानक बीच में हमारा संपर्क टूट गया मंत्री जी से। दोबारा से जैसे ही हमारा संपर्क स्थापित होता है तो हम लोग उनसे बात करेंगे। और अभी मुझे बताया गया कि वो दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर साहब कई बार बड़ी धोखा दे जाती है बीच में, तो ये बीच में एक गैप आ गया। अगला सवाल जो हमारे पास है डॉक्टर साहब, वो प्रियंका भारद्वाज ने पूछा है और वो कह रही हैं स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन फीस पूरी वसूल रहे हैं। कई पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में नहीं है। क्या इस मामले में आपका मंत्रालय कोई निर्देश जारी करेगा? ये जो पिछला वाला सवाल था कि अंतिम छोर तक के बच्चे को पहुंचने के लिए हम स्वयं प्रभा के जो चैनल पर आकर के डिश टीवी है, टाटा स्काई है, एयरटेल डीटीएच है और विभिन्न माध्यमों से हम उस बच्चे तक, चाहे हमको रेडियो से पहुंचना पड़े, चाहे सामुदायिक रेडियो से पहुंचना पड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर हालत में हम अंतिम बच्चे तक पहुंच सकें और उसमें हम काफी सफल भी हो रहे हैं। जो दूसरा विषय अभी आपने बताया कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं और शुल्क की जो बात कर रहे हैं, ये राज्यों का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं और जो उनका प्रबंध तंत्र है, अभिभावक है और राज्य सरकार, इनके बीच समन्वय होना चाहिए कि किस तरीके से वो
वो शिक्षा, क्योंकि अंततोगत्वा हम ये चाहेंगे कि अध्यापक और अभिभावक के माध्यम से बच्चा इन विषम परिस्थितियों में वो पढ़ाई करे और तनाव मुक्त रहे। तो अध्यापक की भी भूमिका चाहिए ही चाहिए, और अध्यापक की भूमिका के माध्यम से ही हम बच्चे को सशक्त करना चाहते हैं फिलहाल इस परिस्थिति में। तो जो ये समस्या है, ये समस्या राज्यों की है और राज्यों को थोड़ा सा आपस में चर्चा करके इसका निस्तारण करना चाहिए। जी, तो मैं आपकी ओर से बता देता हूं सारे दर्शकों को कि ये अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने राज्य के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्रालय से आप संपर्क कीजिए और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये कोविड-19 के बाद का जो दौर है, इसमें पूरा जीवन बदल गया है। चाहे आप क्षेत्र कोई भी ले लीजिए, हमारे शिक्षा के मामले में हमारे पास स्कूलों की कमी पहले ही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इतना बड़ा हमारा नहीं था, अध्यापकों की भी कमी थी, और अब जब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन होगी, हमारा पूरा की पूरा जो तंत्र है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितना तैयार है, हमारे क्या अध्यापक जो हैं वो क्या इसके लिए ट्रेंड हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हमारे छात्र भी इस तरह की क्लासेस के लिए ट्रेंड हैं और क्या वो उतनी ही गंभीरता से इन क्लासों को भी लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर आपके विचार क्या हैं? भविष्य क्या है शिक्षा का हमारे देश में इसके बाद? अब काफी लंबा सवाल है आपका ये, और इस सवाल से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। आपको जैसे मालूम है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी यदि शिक्षा के वैभव को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं, और जितनी कुल अमेरिका की आबादी नहीं है 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। तो इतना विशद है, इस विशाल परिवार को जोड़े रखना, उसको आगे बढ़ाना, और इन परिस्थितियों में कम चुनौती भरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो आपने चर्चा की है, निश्चित रूप में हमारे संस्थाएं और अवस्थापनाओं की कमी नहीं है। इस देश में लगातार ये कहा जाता रहा है, मैं सोचता हूं हमारे IITs हैं, हमारे आईसर हैं, NITs हैं, IIITs हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पूरे देश के इन बड़े संस्थानों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है। अभी आपने कोविड-19 की आपने बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को कहा कि ये चुनौतियां हैं और चुनौतियों का मुकाबला होगा तो अवसरों में भी तब्दील हो सकती हैं, तो हमारे जो युवा हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ठाना। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस अवसर पर मेरे नौजवान क्या कुछ कर सकते हैं, तो जब लोग घरों पर रहे होंगे तो हमारे शोध छात्र प्रयोगशालाओं में थे, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि चाहे वेंटिलेटर के निर्माण की बात हो, चाहे वो मास्क के निर्माण की बात हो, चाहे वो ड्रोन के निर्माण की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग किट के निर्माण सस्ता, उत्कृष्ट और समय पर अच्छा रिजल्ट देने वाले, इतने शोध और अनुसंधान में कि मुझे युक्ति पोर्टल बनाना पड़ा, और ये कहा कि जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं उस युक्ति पोर्टल पर आप ला करके एक जगह शुरू करिए। तो मैं ये समझता हूं कि देश के अंदर संस्थान हमारे बहुत अच्छे हैं, और जो आपने कहा है कि जो हमारा भविष्य है, हम इस पार के माध्यम से पूरी दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोग अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इस समय 50,000 से भी अधिक ऐसे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। जो विदेशों में जाने वाले छात्र हैं उन्होंने ये कह दिया कि हमारी दोबारा आप JEE की परीक्षा करवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि हम अपना भविष्य इन्हीं संस्थानों में तलाशेंगे और तराशेंगे। हम यहाँ की अवस्थापनाओं को भी पुख्ता करेंगे, हम ये भी साबित करेंगे कि नहीं, हमारे संस्थान कमजोर नहीं है। दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया के शीर्ष कंपनियां हैं, उनमें यदि चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तमाम दर्जनों सैकड़ों शीर्ष कंपनियों पे आज भी हिंदुस्तान का नौजवान CEO बन करके उसको लीड कर रहा है, वो इन्हीं संस्थानों से पढ़ करके गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने देश इस नौजवान से कहना चाहता हूं, हमारे संस्थान सक्षम संस्थान है, सुदृढ़ हैं और प्रभावी हैं। आज भी हम ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत पूरी दुनिया के लोगों के साथ
हम लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कमी नहीं है। मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया का, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का छात्र इधर पढ़ने के लिए आना चाहिए और यहाँ का अध्यापक बाहर पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। इसलिए निष्ठा कार्यक्रम के तहत 42 लाख से भी अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण दे रहे। शायद दुनिया का यह सबसे अध्यापक प्रशिक्षण का काम होगा। अर्पित के माध्यम से उच्च शिक्षा में कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, निश्चित मुझे भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि देश वैसे भी विश्व गुरु रहा है, एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्दी, ताकि दुनिया में हमारा अध्यापक पढ़ाने के लिए जा सकेगा और दुनिया का छात्र मेरी धरती पर पढ़ने के लिए आ सकेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी अध्यापकों की बात की। अब हमारे पास एक सवाल आया है, जो पूछने वाली हैं वो खुद एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं। उनका ये कहना है कि अब जब सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी तो हो सकता है बच्चे उतनी फीस ना दें जितनी पहले देते थे स्कूल में। स्कूल के मैनेजमेंट शिक्षकों को उतनी सैलरी कैसे देंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अध्यापकों की तनख्वाहें कम हो जाएं या फिर उनकी नौकरियां चली जाएं? ये इनका क्या भविष्य होगा? देखिए, अभी आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और अभी जब रोजगार से संबंधित था तो मैंने भी, जो हमारे बच्चे जिनको सुनिश्चितता हो गई थी कि उनको नौकरी दी जाएगी, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने अनुरोध किया कि ऐसे संकट के समय में सब लोगों को एकजुट होकर के किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग हो सकता है। ये जो संकट का काल है, ये थोड़े से समय का होगा। मुझे लगता है कि उनको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको कहा गया कि कोई किसी का वेतन न रोके। यदि वेतन नहीं रोकेंगे तो उसको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा तो उसको थोड़ा सा शुल्क भी लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ समय का है, अध्यापक की भूमिका कम नहीं होने वाली है। यदि हम टोटल को भी ऑनलाइन पर ले आएंगे तो टोटल ऑनलाइन पर नहीं आ सकते। अंततोगत्वा अध्यापक के माध्यम से हम बच्चों को खड़ा करना चाहेंगे, और इसलिए उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की इस दिशा में जरूरत नहीं। लेकिन ये जो वर्तमान का जो समय है, ये समय थोड़ा सा निकल जाए तो सब रास्ते आसान हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे जैसे अब अनलॉक हो रहा है सब कुछ, बहुत सारे देशों ने स्कूलों को शुरू कर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बहुत सारे देश अलग अलग फॉर्मूले अपना रहे हैं। जैसे किसी ने किया कि हम सिर्फ 30% बच्चों को बुलाएंगे, 50% बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन कई देश हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए हैं। क्या हमारे देश में ऐसी संभावना है कि आप स्कूल खोल दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे पहले की तरह स्कूल जा सकें, एहतियात के साथ? अभी हमारे जो ये परीक्षाएं हैं, ये लगभग पूरी हो जाए, उसके बाद गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करेंगे हम लोग, और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आधार पर जो हमने 3-4 टास्क फोर्स बनाई है कि ये जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब किस तरीके से हम छात्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कैसे करके स्कूल तक उसको लाएंगे और किस अनुपात में लाएंगे जो दूरियां भी बनी रहें और वो सुरक्षित भी रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है। जब भी हमारी परीक्षाएं लगभग खत्म हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में जैसे ही ऐसी समस्या परिस्थितियां आएंगी कि हाँ अब हम लगभग तैयार हैं इस चुनौती का और मुकाबला करने के लिए और स्कूलों को खोल सकते हैं, तब हम निश्चित रूप में इन स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय के निर्देश और परामर्श से उसको हम पूरा करेंगे। जी, कई बार आपको ये कंफ्यूजन आपको भी महसूस होता है कि हमने पूजा स्थल खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ खोल दिया, हमने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, दुकानें खोल दी, सब कुछ तो हमने खोल दिया, सिर्फ स्कूलों को हमने नहीं खोला। जबकि होना चाहिए था उल्टा। बच्चों की शिक्षा का इतना नुकसान हो रहा है, हमें पहले यह देखना चाहिए था कि बच्चों की शिक्षा आ जाए, लेकिन हमने जो अनलॉक किया वो उल्टा किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा किया,
और मैं समझता हूँ यदि पूरी दुनिया देखती है तो आज मोदी जी का जो विजन था और उनके निर्णय लेने की जिस तरीके से क्षमता है और पूरा देश जिस ढंग से उनके पीछे खड़ा हुआ है, यदि ऐसा नहीं होता तो कैसी खतरनाक परिस्थितियां आती है। 130 करोड़ लोगों का देश है, वो देश जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को शीर्ष मानते थे और उनको कोई नंबर 1 थे, वो आज चौराहे पर खड़े हैं और तरस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि जो ये बच्चा है, छात्र है, जिस आप अभी बैठे हैं, कल से आप जरा अभिभावकों को पूछिएगा कि कितने अभिभावक चाहेंगे कि स्कूल खुल जाए, तो मुझे लगता है कि 1-2% से भी, क्योंकि मेरे पास तो लगातार अभिभावकों के मैं तो लगातार परामर्श कर रहा हूँ, अभिभावकों से जुड़ा हूँ, छात्रों से जुड़ा हूँ, अध्यापकों से जुड़ा हूँ, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से जुड़ा हूँ, विश्वविद्यालयों 1000 विश्वविद्यालयों के वीसी से जुड़ा हूँ, तो सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि बच्चा हमारी निधि है, उस परिवार की संपत्ति नहीं, राष्ट्र का और भविष्य भी है, तो उसके बारे में उसकी सुरक्षा कैसे हो। बहुत सारे देशों ने स्कूल खोले फिर बंद करने पड़े उनको, आपको मालूम है। लेकिन हम ये रिस्क उसके जीवन को, हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा है। लेकिन जैसे भी हमको लगेगा कि नहीं, अब हम परिस्थितियां थोड़ा सा ऐसी हैं कि अब हम बच्चों को ला सकते हैं और किसी व्यवस्था के तहत उसको पढ़ा सकते हैं, तो जरूर पढ़ाएंगे हमारे लिए। और इसीलिए आज हम घर तक पहुंच गए हैं, घर में शिक्षा दे रहे हैं, हमारा बच्चा खाली नहीं है। आप अभिभावकों को पूछेंगे तो वो भी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है, समय समाप्त हो रहा है, और आखिरी सवाल आपके बारे में है। शिक्षा नीति बनाना इतने बड़े देश का तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस दौर में ये जो नई परिस्थिति है, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, आपको कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और आपने कैसे इसको संभाला। आपके अपने भी कुछ अनुभव रहे होंगे इस दौरान, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। हमारे सामने बहुत कठिनाई रही है और आज भी है, जहां हमारे आईआईटी से लेकर एनआईटी से लेकर आईसर से लेकर के आईआईएम से लेकर विश्वविद्यालयों में छात्र अपनी छात्रावासों में रहे हैं। वहीं हमारे जो नवोदय विद्यालय हैं, आप समझ सकते हैं कि पिथौरागढ़ में केरल का छात्र पढ़ रहा था। नवोदय विद्यालयों में जो 20% देश भर के छात्र होते हैं, 3500 छात्रों को कैसे करके विभिन्न स्थानों से उनके घरों तक पहुंचाने की कम चुनौती हमारे सामने नहीं थी, लेकिन हमने उन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया। और जो छात्र अपने हॉस्टल में थे, आज भी हैं, वो नहीं जाना चाहते, उन छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से वो भी बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती कि वो छात्र घर पर है तो तनाव रहित हो, वो किस तरीके से वो उसका समय का उपयोग हो सकता है। सारा तनाव आपने ले लिया? नहीं, उसमें आप भी हैं, आपने भी मेरी मदद की है और अभिभावक मदद कर रहे हैं, सभी लोगों ने मिल करके मदद की। तो आज कम से कम वो छात्र जिस मनस्थिति से वो गुजरता और जो और खतरनाक स्थिति होती, तो उससे तो हमने बच्चे को बचाया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। आजकल आप जानते हैं विज्ञापनों की ऐसे ही बहुत कमी है टीवी चैनल्स पर, और आगे जाएंगे तो जो थोड़े बहुत विज्ञापन है ये भी हमारे ड्रॉप हो जाएंगे, तो नुकसान होगा। तो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे देश में जो परिवार जो देख रहे हैं उन सब की ओर से आपका शुक्रिया कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावकों को भी और छात्रों को भी शुभकामना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। तो डीएनए में आज इतना ही। आज हम आपको इतिहास नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि समय ऑलरेडी हम एक्सीड कर चुके हैं अपना। तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको इस सप्ताह के बेहतरीन विश्लेषण दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।